नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेली करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। कौन सा भारतीय राज्य एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा लागू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये रहा आपके सामने उत्तर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि उसने एलन मस्क के नेतृत्व वाली सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत पूरे राज्य में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह कदम ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे डिजिटल समावेशन, ई गवर्नेंस, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल के साथ महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अमेरिका स्थित इंटरनेट प्रदाता स्टारलिंक के साथ आधिकारिक सहयोग किया। अगला प्रश्न देखिए अब। तो ये रहा अगला प्रश्न। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नया प्रस्तावित नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या ऑप्शन डी ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर आ रहा बी। भारत सरकार नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसे 2021 में स्थापित किया गया था, को एक वैश्विक वित्तीय संस्था के रूप में पुनर्स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस कदम के तहत इसका नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक रखा जाने की संभावना है। यह परिवर्तन सरकार की उस महत्वाकांक्षा को दर्शाता है जिसमें NABFID की भूमिका को घरेलू वित्त पोषण और से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तरित करने का लक्ष्य है। इस कदम से भारत का उद्देश्य एशियाई विकास बैंक ADB और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC जैसी संस्थाओं की श्रेणी में खुद को स्थापित करना है। अगला प्रश्न देखिए अब। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थान किन भारतीय सहकारी संस्थाओं ने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए अमूल और इफ्को, ऑप्शन बी क्रिबिको और नाफेड, ऑप्शन सी अमूल और NCDC या ऑप्शन डी इफ्को और नाबार्ड। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। तो ये रहा आपके सामने अमूल और इफ्को। भारत के सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सेक्टर ने वैश्विक स्तर पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि अमूल और इफ्को को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा जारी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला है। यह उपलब्धि भारत की सहकारी शासन प्रणाली में नेतृत्वकारी भूमिका और समावेशी विकास, ग्रामीण प्रगति, खाद्य सुरक्षा में उसके योगदान को रेखांकित करती है। यह रैंकिंग दोहा कतर में आयोजित ICACM 50 सम्मेलन के दौरान जारी की गई, जिसने वैश्विक सहकारी अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती प्रभावशीलता को और सशक्त किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत और इजराइल ने रक्षा सहयोग पर
नया समझौता ज्ञापन संयुक्त कार्य समय की 17वीं बैठक के दौरान किस शहर में हस्ताक्षरित किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी यरूशलेम या ऑप्शन सी तेल अवीव अवीव या ऑप्शन डी हाइफा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये रहा उत्तर, तेल अवीव अवीव। भारत और इजराइल ने अपनी रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता ज्ञापन तेल अवीव में आयोजित 17वीं संयुक्त कार्य समय JWG बैठक के दौरान हस्ताक्षरित किया। इस समझौते का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी साझा करना, संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा देना और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करना। यह कदम दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों की गहरी और रक्षा नवाचार में साझेदारी को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? उत्तर ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या ऑप्शन डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 11 और 12 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इसका आयोजन नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में तेजी से विकसित हो रहे ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के लिए वैश्विक एवं घरेलू भागीदारों को एक मंच पर लाना है ताकि स्वच्छ हवा, कार्बन न्यूनता और नेट जीरो लक्ष्य 2070 की दिशा में प्रगति हो सके। अगला प्रश्न देखिए अब। तो ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके ने द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इंडिया यूके इनोवेशन पोर्टल या ऑप्शन बी इंडिया यूके साइंस कनेक्ट प्लेटफॉर्म या ऑप्शन सी इंडिया यूके STP डैशबोर्ड या ऑप्शन डी इंडो ब्रिटिश रिसर्च हब। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है इंडिया यूके STP डैशबोर्ड। भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच अनुसंधान और नवाचार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। दोनों देशों ने मिलकर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया यूनाइटेड किंगडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इस डैशबोर्ड के पायलट संस्करण का शुभारंभ नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और यूनाइटेड किंगडम के नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजर डेविड वॉरेन स्मिथ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारत यूके के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को अधिक पारदर्शी, डेटा आधारित और रणनीतिक समन्वित बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत दिसंबर 2025 तक 8 नए चीते किस देश से प्राप्त करने जा रहा है? ऑप्शन ए नमीबिया, ऑप्शन बी केन्या या ऑप्शन सी वात्सवाना
बोत्सवाना, या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बोत्सवाना। भारत दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह तक बोत्सवाना से 8 नई चीता की खेप का स्वागत करने जा रहा है। यह कदम प्रोजेक्ट चीता के तहत एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जो भारत की ऐतिहासिक पल है, जिसके माध्यम से 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को उसके मूल आवास में फिर से बसाने का प्रयास किया जा रहा है। इन चुने हुए चीतों को वर्तमान में बोत्सवाना में क्वारंटाइन में रखा गया, जिसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। यहाँ उन्हें रिहाई से पहले निगरानी यानी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ताकि वे नए वातावरण में अनुकूलित हो सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। भारत ने यूरिकेन मिलिसा के बाद किस दो देशों को 20-20 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी? ऑप्शन ए जैमका और क्यूबा, ऑप्शन सी हैती और बहामास, या ऑप्शन सी बारबाडोस और त्रिनिदाद एंड टोबैगो, या ऑप्शन डी डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, ये रहा इसका उत्तर, जैमका और क्यूबा। भारत ने यूरिकेन मेलिसा से प्रभावित जैमका और क्यूबा को मानवीय सहायता आपदा राहत HADR ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ सामग्री भेजकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपदा प्रतिक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। 4 नवंबर 2025 को नई दिल्ली से भेजे गए इस राहत काफिले में 20-20 टन HADR सामग्री शामिल थी। यह कदम भारत की उस नीति को रेखांकित करता है, जिसके तहत वह प्राकृतिक आपदाओं के समय ग्लोबल साउथ देशों के सहयोग प्रदान के लिए तत्पर रहता है। तो चलिए इसका उत्तर अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। भारत ने हाल ही में फोर्टिफाइड राइस कर्नल FRK की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी कोस्टा रिका, या ऑप्शन सी अर्जेंटीना, या ऑप्शन डी पेरू। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका उत्तर, कोस्टा रिका। भारत ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फोर्टिफाइड राइस कर्नल की पहली खेप कोस्टा रिका को निर्यात की है। 12 मीट्रिक टन वजन की यह खेप छत्तीसगढ़ से भेजी गई, जिसे एपिडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुविधाजनक बनाया। यह पहल भारत के कुपोषण मुक्त भारत मिशन के अनुरूप और विश्व स्तर पर कुपोषण से लड़ने में भारत की भूमिका को सशक्त बनाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न। वर्ष 2025 में न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए जोहरान ममदानी, या ऑप्शन बी सादिक खान, या ऑप्शन सी ऋषि सुनक, या ऑप्शन डी आफ्ताब पुरेवाल। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जोहरान ममदानी। अमेरिकी
शहरी राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज करते हुए जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में चुना गया। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले मुस्लिम दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति जो पिछले 100 वर्षों में सबसे युवा मेयर बन गए हैं। 4 नवंबर 2025 को हुई उनकी जीत ने अमेरिका को सबसे बड़े और विविधता से भरे शहरों में से एक की राजनीतिक दिशा में बड़े बदलाव को दर्शाया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारे सामने ये रहा अगला प्रश्न। 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक डीजी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए राजेश वर्मा, ऑप्शन बी संजय गर्ग, या ऑप्शन सी टीवी सोमनाथन, या ऑप्शन डी अनुराग जैन। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तुम्हारे सामने उत्तर ये रहा संजय गर्ग। वरिष्ठ सिविल सेवक संजय गर्ग जो 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी और केरल कैडर से संबंधित हैं, ने 1 नवंबर 2025 से मानक ब्यूरो बीआईएस के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के पदभार संभाल लिया। इस नियुक्ति के साथ उन्हें भारत की राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था के प्रमुख का दायित्व मिला। इसके अतिरिक्त वे भारत की इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन आईईसी की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। यह पद देश में गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों के विकास के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब। तो ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। हॉकी इंडिया ने 7 नवंबर 2025 को अपनी शताब्दी समारोह की शुरुआत किस संगठन की स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में की? ऑप्शन ए भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन सी भारतीय हॉकी महासंघ, या ऑप्शन डी नेशनल गेम्स फेडरेशन। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय हॉकी महासंघ भारत की फील्ड हॉकी की समृद्ध विरासत ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए क्योंकि हॉकी इंडिया ने नवंबर 2025 को अपनी शताब्दी समारोह की शुरुआत की। यह अवसर भारतीय हॉकी महासंघ इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ, जिसके तहत देश भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जो भारत की हॉकी के गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य को प्रदर्शित करेगी। अगला प्रश्न देखिए अब। तो ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। नवंबर 2025 में विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए हैरी केन, ऑप्शन बी डेविड बेकहम, ऑप्शन सी स्टीवन जेरार्ड, या ऑप्शन डी वेन रूनी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन बी डेविड बेकहम। वैश्विक फुटबॉल लेजेंड और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम को 4 नवंबर 2025 को किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह समारोह विंडसर कैसल बर्कशायर में आयोजित हुआ। इस सम्मान के बाद उन्हें औपचारिक रूप से सर डेविड बेकहम के नाम से जाना जाएगा। उन्हें यह सम्मान खेल और समाज के प्रति उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है, जिससे वे उन चुनिंदा फुटबॉल महान खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हो गए जिन्हें ब्रिटिश राजशाही द्वारा नाइटहुड प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए
5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर, या ऑप्शन सी 10 दिसंबर, या ऑप्शन डी 7 नवंबर। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है 5 नवंबर। हर वर्ष 5 नवंबर को पूरी दुनिया में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस डे मनाया जाता है। यह सुनामी के जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, तैयारी, सुरक्षा और अर्ली वार्निंग सिस्टम के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दिसंबर 2025 में की थी। इसका उद्देश्य देशों, समुदायों और व्यक्तियों को केवल जागरूकता तक सीमित न रहकर व्यावहारिक कदम उठाने, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के लिए प्रेरित करना ताकि सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की हानि को कम किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। नवंबर 2025 में वैश्विक असमानता पर पहली रिपोर्ट जारी करने वाली G20 असाधारण स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता किस देश के पास थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में कार्यरत G20 असाधारण स्वतंत्र विशेषज्ञ कमेटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी ने वैश्विक असमानता पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट का शीर्षक G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी है। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2000 से 2023 के बीच भारत के सबसे धनी यानी 1% लोगों की संपत्ति में 62% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट विश्व स्तर पर धन और आय असमानता, वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ते अंतर को उजागर करती है और समावेशी आर्थिक नीतियों की आवश्यकता पर जोर देती है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। नवंबर 2025 में स्थापित तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ई वारंगल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी निजामाबाद, या ऑप्शन डी करीमनगर। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है हैदराबाद। नवंबर 2025 में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब की स्थापना की। इस पहल का उद्देश्य राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और तेलंगाना को वर्ष 2035 तक विश्व के शीर्ष 20 AI हब में शामिल करना है। यह केंद्र नवाचार, स्टार्टअप्स, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा ताकि तेलंगाना भारत का AI नवाचार केंद्र, AI इनोवेशन सेंटर बन सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 में निधन हुए अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति रिचर्ड ब्रूस डिक चेनी ने किस राष्ट्रपति के अधीन कार्य किया था? ऑप्शन ए बिल क्लिंटन, ऑप्शन बी जॉर्ज डब्ल्यू बुश, या ऑप्शन सी बराक ओबामा, या ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। उत्तर ऑप्शन बी जॉर्ज डब्ल्यू बुश। संयुक्त राज्य अमेरिका USA के पूर्व उपराष्ट्रपति रिचर्ड बुश डिक चेनी का वाशिंगटन DC में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 30 जनवरी 1941 को लिंकन, नेब्रास्का में हुआ था।
वे 2001 से 2009 तक अमेरिका के 46वें उपराष्ट्रपति रहे और उन्होंने राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अधीन कार्य किया। चेनी अमेरिकी राजनीति में एक प्रभावशाली नेता थे जिन्हें उनके दृढ़ रुख और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के लिए जाना जाता था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। नवंबर 2025 में इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग नामक एआई में बेंचमार्क किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए गूगल डीप माइंड, ऑप्शन बी एंथ्रोपिक, ये रहा अगला प्रश्न। नवंबर 2025 में इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग नामक एआई बेंचमार्क किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल डीप माइंड, ऑप्शन सी एंथ्रोपिक, ऑप्शन सी ओपन एआई या ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ओपन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी ओपन एआई ने इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग नामक एक नया एआई बेंचमार्क लॉन्च किया। इस बेंचमार्क का उद्देश्य यह आकलन करना है कि एआई मॉडल भारतीय सांस्कृतिक, समाज और दैनिक जीवन से जुड़े विषयों को भारतीय भाषाओं में कितनी सटीकता से समझने और विश्लेषण करते हैं। इंड क्यूए पहल भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है ताकि भविष्य में एआई मॉडलों को अधिक स्थानीय और सटीक बनाया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। नवंबर 2025 में किस राज्य ने अपनी राज्य आंतरिक वायु संपर्क पहल के तहत एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवाएं दोनों शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की 70वीं स्थापना दिवस के अवसर पर भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री श्री एरियल टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपनी राज्य आंतरिक वायु संपर्क पहल के तहत एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर टूरिज्म सेवाएं दोनों शुरू की हैं। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा अंतिम प्रश्न आज का। नवंबर 2025 में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकैचर नामक अंतरिक्ष आधारित और सौर संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अवसंरचना हाल पहल की घोषणा की है? एआई माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, गूगल एलएलसी या सी अमेजॉन वेब सर्विसेज या डी स्पेस एक्स। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बी गूगल एलएलसी। नवंबर 2025 में गूगल एलएलसी ने प्रोजेक्ट सनकैचर नामक एक अनुसंधान पहल की शुरुआत की घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अवसंरचना प्रणाली को विकसित करना है। इसमें उपग्रहों और टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स का उपयोग किया जाएगा ताकि निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में मशीन लर्निंग कंप्यूट सिस्टम को विस्तार क्षमता और व्यवहार्यता का परीक्षण किया जा सकेगा।
तो इसी के साथ आज की जो मुख्य खबरें हैं वो यहीं तक थी। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।